जैसे मान लो ये है एपिथेलियम जो आपकी सबसे ऊपर वाली रबरिंग है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी उसको हमने बोला क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। होता क्या एक्चुअल में कि ब्लड जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उन सबको लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास में। बाहर से तो हम इतने सुंदर प्यारे से दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर सेम ऐसा ही एक स्केलेटन है। अब आपने इतना टिश्यू 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 पढ़ लिया, बार बार टिश्यू टिश्यू पढ़ते जा रहे हो, और एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट कुछ इस तरीके से चढ़ी हुई होती है। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट कुछ इस तरीके से रैप हो रखी होती है, बेटा बस ये फट ना जाए पेपर। तो जैसे ही आपने न्यूरॉन पढ़ा ना, तो आपके न्यूरॉन के पास में सिग्नल गया होगा कि ओ न्यूरॉन पढ़ रहे हैं आज हम, समझे बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट। भाई हमने पार्ट 1 देख लिया था प्लांट टिश्यू का, आज बारी है एनिमल टिश्यू पढ़ने की। एनिमल टिश्यू में बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्केलेटल, मसल, वो सब कुछ आज क्लियर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो भाई समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू क्या, टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं। टिश्यू जो एनिमल बॉडी के अंदर होता है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमंस को बायोलॉजी के टर्म्स में एनिमल ही माना गया है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। हमें पता चल गया था लास्ट वाले लेक्चर में कि टिश्यू होता क्या है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जो सेम टाइप का काम करते हैं, वो सारे क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब बेटा समझते हैं कि एनिमल टिश्यू का पूरा चार्ट क्या है। जब भी एनिमल टिश्यू की बात आती है तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिले कि कौन सा किसका पार्ट है। अब समझो, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एक बात समझो बेटा, हर वर्ड की मीनिंग होती है। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर। मैंने उस दिन भी आपको लिखवाया था, ऊपर लिख लो, ठीक है। और थीलियल का मतलब होता है लेयर, यानी हमारी बॉडी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल। इसके अंदर ये कुछ पार्ट आते हैं। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कॉलमनार, चौथा सीलिएटेड और पांचवा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इन डिटेल पढ़ेंगे हम इनको, इनके अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी देखेंगे, ठीक है। अगली चीज समझो, कनेक्टिव टिश्यू। देखो भाई, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोस, स्केलेटन टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। और फिर स्केलेटन टिश्यू के भी पार्ट्स होते हैं, फ्लूइड्स के भी पार्ट होते हैं। स्केलेटन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड के पार्ट होते हैं ब्लड एंड लिम्फ। समझ में आई बात। अगला मस्कुलर के भी पार्ट होते हैं। पहला होता है स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ। और अगर मैं इस फ्लो चार्ट में से बताऊं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पक्का आएंगे, कंफर्म आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो आएगा डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख लेना बेटा इंपोर्टेंट डाल के, डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल और कार्डियक। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, यहाँ पे भी लिखो भाई इंपोर्टेंट। और तीसरा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है आपके पेपर में। अगली बात देखो क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ग्लैंडुलर या फिर सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन। समझ गए इतनी बात। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पक्का आते ही हैं एग्जाम में। आपके यहाँ पे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का डायग्राम आएगा। अब पढ़ लेते हैं सारी चीजें इन डिटेल कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। बेटा किससे शुरू कर रहे हैं, एपिथेलियल। समझते हैं, एपी मतलब ऊपर एंड थीलियल मतलब कवरिंग, लेयर। हमारे स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल। समझ में आई बात। अब देखो एपिथेलियल क्या है, इट इज द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसको हमने क्या बोल दिया, एपिथेलियल। सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। कैसे होते हैं ये, बहुत पास में होते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मान लो एक एनिमल बॉडी, ये एक एनिमल बॉडी है, ठीक है। इसके एक टिश्यू के पार्ट को मैंने जूम करके देखा और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। समझो भाई कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। ये सारे इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो भाई इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लोज में लगे हुए हैं ये। तो सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। एंड रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और किसके ऊपर होते हैं ये, इनके नीचे होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा इनके नीचे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब समझो भाई, समझते हैं। जैसे मान लो ये है एपिथेलियम जो आपकी सबसे ऊपर वाली रबरिंग है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी उसको हमने बोला क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे फिर होंगे आपके कनेक्टिव टिश्यूज। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगली चीज समझो, एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियम जो होते हैं वो सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, बहुत थिक नहीं होते, थिन होते हैं, ठीक है। अगली चीज देखो,
दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट। कैसी शीट बना रहे होते हैं ये? कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई पार्टीशन नहीं होता। अगली चीज, इट कवर ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइंस एंड कैविटीज ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। बोल रखा है सबसे पहली बात तो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की कवरिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। और जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है उनकी लाइनिंग्स भी, कवरिंग्स भी बनी होती हैं किसकी? एपिथेलियम की। समझ में आ गई बात? इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, काम क्या है एपिथेलियम का? काम है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी इंफेक्शन से बचाते हैं, ठीक है, और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ये सारा काम है किसका? एपिथेलियम का, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। आगे समझो अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो सबसे पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो बेटा हमने जो चार्ट पढ़ा था अभी इसमें भी ये लिखा हुआ था कि पहले हम एपिथेलियम देखेंगे उसके बाद में इसके सारे टाइप पढ़ेंगे। अभी सारे टाइप पढ़ने की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले कौन सा है? स्क्वेमस एपिथेलियम। समझो भाई, सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये जो सेल्स अरेंज हो रखे हैं ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल क्लोज में, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और ये दिखने में ऐसे है जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई होती है ना, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, सेम उसी तरीके से अरेंज हो रखे हैं ये। समझ के बाद अब समझो, तो लिखा हुआ है सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जिस तरीके से फ्लोर पे टाइल्स लगी होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है। लोकेशन कहाँ पे होते हैं? तो ये बनाते हैं डेलिकेट, बहुत पतली सी लाइनिंग, कहाँ पर? कैविटीज में, जैसे कि माउथ में, ईसोफेगस में, नोज में एंड एल्वियोलाई में। समझ में आई बात? देखो आपको माउथ तो पता है, तो जो माउथ के अंदर वाली सारी लाइनिंग्स होंगी वो किससे बनी होंगी? स्क्वेमस एपिथेलियम से। अगला ईसोफेगस, पता है आपको क्या होता है? ईसोफेगस होता है फूड पाइप, यानी आपने खाना खाया माउथ के थ्रू, फिर जब नीचे जाएगा स्टमक तक तो जिस पाइप के थ्रू जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। नोज के अंदर की लाइनिंग्स किसने बनाई? एपिथेलियम ने। अगली चीज एल्वियोलाई। अच्छा कितने बच्चों को पता है एल्वियोलाई होता क्या है? देखो समझाती हूँ एल्वियोलाई क्या होता है। बेटा लंग्स जो होते हैं, लंग्स देखो एक डायग्राम बनाते छोटा सा, तो लंग्स के सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो सुनो ऐसे लंग्स की सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। समझ में आ गई बात? और ये जो एल्वियोलाई है इनके ऊपर भी पाया जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स एंड लाइनिंग ऑफ कैविटीज कहाँ पे होती हैं? जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग को बना रही होती है कौन? स्क्वेमस एपिथेलियम। अगली बात देखो, फंक्शन इट हेल्प इन इजी डिफ्यूजन, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, ठीक है, तो ये इजीली डिफ्यूजन का काम करेंगी। समझ में आ गई बात? अगली चीज देखो, एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। और ये क्या होती हैं? बहुत सारी लेयर्स में होती हैं। अगर मैं स्किन की बात करूं तो बहुत सारी लेयर्स में होंगी क्योंकि ये वियर एंड टियर से बचाती हैं। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे मारती हूँ हाथ पे तो वियर टियर नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि एपिथेलियम की पूरी कवरिंग है जो उसको प्रिवेंट कर रही है, उसको बचा रही है। दिस पैटर्न इज नोन एज स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। कहने का मतलब क्या है? देखो समझो, एक डायग्राम बनाते हैं। ये कहना चाहते हैं कि एक लेयर तो भाई ये वाली हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम की, जिसमें इस तरीके से सेल्स अरेंज है, ठीक है, ये इस तरीके से सेल अरेंज है। अगर एक और ऐसी ही लेयर बन जाए, समझ में आई बात? ऐसी ऐसी दो तीन लेयर बन जाएंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी सिंपल सी बात है, अगर सिंपल एक लेयर होगी तो उसको स्क्वेमस, लेकिन बहुत सारी लेयर्स होंगी तो उसी को हम क्या वर्ड देते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब क्या होता है बेटा? ये क्यूब होता है ना आपका, देखो ये क्यूब है, तो जो क्यूब जैसे सेल्स बहुत सारे जुड़े होंगे एक साथ में उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी कि सेल्स ऐसे होने चाहिए। जब हम स्क्वेमस की बात करते थे तो वहां पर क्या था? स्क्वेमस में फ्लैट सेल्स थे, एकदम चिपके हुए चपटे हुए सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे कैसे हैं? क्यूब जैसे सेल्स हैं। अब समझो, दे आर क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब जैसे सेल्स होते हैं जो कि फिट होते हैं क्लोजली। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन। कैसे दिख रहे होते हैं? स्क्वायर जैसे दिख रहे होते हैं अगर आप उनको एक सेक्शन से देखोगे। जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे दिख रही है आपको सेल्स स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। लोकेशन भाई कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं किडनी टिब्यूल्स में, ठीक है, थायराइड वेसिकल्स में, साथ में ग्लैंड्स में। अब देखो ग्लैंड क्या होते हैं?
समझाती हूँ। जैसे मान लो बेटा ये सरफेस है, एपिथेलियम है, क्या ये एपिथेलियम। जब ये एपिथेलियम अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है अंदर की तरफ इनफोल्ड, और इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समझ में आ गई बात। और इसमें ग्लैंड फिल होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर। किससे बने, जब एपिथेलियम की जो लेयर है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई तो उसने बना दिया ग्लैंड। समझ में आ गई बात। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, आपके माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, किसकी वजह से हो पता है, सलाइवरी ग्लैंड की वजह से। दूसरा स्वेट ग्लैंड, पसीना निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स हैं। समझ में आ गई बात। समझो फंक्शंस क्या है, तो इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन। तीन मेन काम है इसके। सबसे पहला ये चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है और सीक्रेट भी कर सकती है। समझ में आ गई बात। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये स्क्वायर शेप की है तो यानी कि ये थिक होगी तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगी। समझ के बात। देखो बेटा नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम से क्या समझते हो कि कैसे होंगे, पिलर लाइक सेल्स होंगे, कुछ ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और यहाँ पे नीचे बेसल पार्ट में इनका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो बोल रखा है जो कॉलमनार का मतलब है पिलर जैसे एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ पे होते हैं, तो स्टमक ऑफ लाइन, मतलब लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और साथ में म्यूकस की मेम्ब्रेन में होते हैं। समझो म्यूकस क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है HCl, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर HCl है, लेकिन उससे प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक म्यूकस की कोटिंग होती है। म्यूकस जैसे कि वैक्सी सब्सटेंस जैसे मोम होता है ना, उस तरीके से एक लेयर बनी होती है, ठीक है। तो वहां पर भी कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, वहां पर भी मिलता है आपको कॉलमनार एपिथेलियम। अब जिस फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इसका इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई। देखो भाई ये डायग्राम देखो साथ में, कैसे सेल्स हैं, पिलर जैसे सेल्स हैं, ठीक है, इनके पीछे भी ऐसे ही पिलर जैसे सेल्स लगे हुए हैं। अगला टॉपिक है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। पहले समझते हैं कि सीलिया क्या होते हैं। तो सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ब्रश में, ये तो पेंटिंग ब्रश या फिर जो ब्रश करते हैं ना, उस ब्रश में जो छोटे छोटे पार्ट्स निकले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल। देखो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स। और यही है सीलिया। क्या कराते हैं ये सीलिया, ये मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, मूवमेंट, खुद की बॉडी की नहीं, किसी और पार्टिकल की। अगर कोई फूड पार्टिकल है, कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट है, कोई भी चीज है, अगर उसकी मूवमेंट करानी है तो उसके लिए यूजफुल होते हैं सीलिया। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो बोल रखा है सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनार। अब देखो मेन चीज समझने वाली चीज क्या है कि सेल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि जो सेल्स हो वो ऐसे हो, क्यूबॉइडल, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो सेल्स हो कैसे हो, कॉलमनार। बस डिफरेंस क्या होगा कि इनके ऊपर लगे होंगे सीलिया। समझ में आ गई बात। तो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी हो सकते हैं, बस इनके ऊपर सीलिया लगे होने चाहिए। इनको हम बोल देंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ पर होते हैं ये, तो लोकेशन कहाँ है, फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, क्योंकि स्पर्म डक्ट को लेके आना है। ओविडक्ट, क्योंकि ओवम को लेके आना है, तो उनकी मूवमेंट कौन कराएगा, सीलियास कराएंगे। एंड किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, तो ये फंक्शन है इनका, सीधी सी बात है, किसी भी चीज की मूवमेंट कराना। तो यहाँ पे लिखा है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि जो ओवा होता है वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, वो नॉन मोटाइल होता है। तो जैसे ही सीलिया मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट जो होती है, तो ओवम आगे बढ़ता जाता है। समझ गए बात। अब समझो अगली चीज, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो जो एक स्किन की पतली सी लेयर होती है, ठीक है, एपिथेलियम की, जब वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, अंदर धंस जाती है, तो क्या बनाती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, ग्लैंड। सेम इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। तो ग्लैंड सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियम सरफेस। जो ग्लैंड सेल होते हैं वो कहाँ पर सीक्रेट करते हैं, एपिथेलियम की सरफेस पर ही करते हैं। Sometimes position of epithelium tissue fold inward। कभी कभी क्या होता है कि जो एपिथेलियम होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना देते हैं, जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेपर बनाएंगे तो वो वहां पे लिखेंगे कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है या फिर जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। तो देखो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर
ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। बॉडी के अंदर जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं अलग अलग जगह से सीक्रेट होते हैं, वो किसके हेल्प से हो पाते हैं? ग्लैंड की हेल्प से। समझ में आ गया? तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया अभी तक। अब देखो, क्या लगता है आपको कि 9th क्लास बहुत इजी है? लगता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि 8th में तो बहुत कम चैप्टर थे, छोटी छोटी सी चीजें थी, लेकिन 9th में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो भाई ये वाला रिएक्शन होता है आपका भी जब कोई पूछता है कि 9th हार्ड है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमने पूरा एक पार्ट कवर कर लिया एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस भी मैंने बताए कौन से आ सकते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के आ सकते हैं, उस पर टिक कर लो। यहां पर लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट। और क्या आ सकता है? तो इसमें से आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में आपसे पूछ सकते हैं क्या? क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम। अब बढ़ते हैं आगे। समझो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। बेटा नाम कनेक्टिव टिश्यू है, तो काम भी क्या होगा? चीजों को कनेक्ट करने का, ठीक है। अब देखो कौन कौन हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमने अभी अभी एक पूरा पेज पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ लिया था कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है? एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ। देखो ब्लड किस तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। आपने कुछ भी खाना खाया, ठीक है, उससे आपको न्यूट्रिशन मिला, ठीक है। फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा जो भी न्यूट्रिशन था वो चला गया कहाँ? ब्लड वेसल्स में। अब जो ब्लड है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप खाना खा रहे हो स्टमक में जा रहा है तो सिर्फ स्टमक ही डेवलप करेगा, बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स ऐसे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। होता क्या एक्चुअल में कि ब्लड जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उन सबको लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास में, ठीक है, तो पहुंचा देता है। दूसरी चीज, जब आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो होता क्या है? लंग्स के पास में जाते हैं। तो क्या सिर्फ लंग्स यूज करता है उसको? नहीं, वो दे देता है ब्लड वेसल्स को। तो यानी कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? ऑक्सीजन। तो सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम किसका है? ब्लड का। यानी कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला लिम्फ समझेंगे अभी। लिम्फ क्या होता है? एक येलो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, वो भी करता है, कनेक्ट करता है बॉडी को, पता लगाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गया, अगर आ गया है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ गए? फिर टेंडन, लिगामेंट। क्या होता है टेंडन, लिगामेंट? तो अगर बोन से बोन को जोड़ना है, किसी एक जगह पे बोन से बोन को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यूजफुल होगा लिगामेंट। अगर बोन से मसल को जोड़ना है तो टेंडन, ठीक है। और बोन और कार्टिलेज का तो रोल है ही है। अगर फ्रेमवर्क नहीं होता बॉडी का तो सीधे खड़े ही नहीं हो पाते। समझ आ गया? समझते हैं अब पूरा डिटेल में। देखो भाई, तो कनेक्टिव टिश्यू, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। कैसे होते हैं ये? लूजली स्पेस्ड होते हैं और साथ में ये एम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, धसे हुए होते हैं, ठीक है। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। इनका बेसिक काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना डिफरेंट ऑर्गन्स को और साथ में उनको उनकी प्लेस पे रखना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू काम क्या है? प्लेस पे रखना। जैसे भाई मान लो जो किडनीज है, किडनी की पोजीशन पता है? ये पोजीशन होती है किडनी की। अगर आप पीछे अपना हाथ रखोगे ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे खड़े होते हो तो ये किडनी की पोजीशन है। अब समझो किडनी अपनी ही पोजीशन पे रहे, इसके लिए कौन यूज होता है? कनेक्टिव टिश्यू। लंग्स अपनी पोजीशन पे रहे, हार्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे रहे, इसके लिए भी कौन यूज होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब समझो, कनेक्टिव टिश्यू हैव टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है सेलुलर कंपोनेंट्स। ब्लड के दो पार्ट है, सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा मैट्रिक्स कंपोनेंट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। सेलुलर कंपोनेंट में आता है आरबीसी, ठीक है, आरसीबी नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। अब से अगर कभी ऐसा हो कि आपके हाथ में कोई रिपोर्ट आ जाए ब्लड टेस्ट की, तो उसमें देखना आरबीसी लिखा है, डब्ल्यूबीसी लिखा है, प्लेटलेट्स लिखा है, उसे एक बार देखना, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। डब्ल्यूबीसी में दो चीजें होती हैं, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये सब आपके सिलेबस का नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स कंपोनेंट के अंदर आता है आपका प्लाज्मा, यानी कि जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब समझो आगे, तो हम देख चुके थे भाई। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट करता है? ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ठीक है।
और साथ में जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचा रहा है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है लंग्स तक। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है कौन? ब्लड। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। हैविंग बॉन्डिंग ऑफ फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड कार्पोसेल्स। बोल रखा है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं WBCs RBCs उनको हम कार्पोसेल्स बोलते हैं। कार्पोसेल्स का मतलब भी क्या होता है? सेल ही होता है। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल। ब्लड जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिएशन, ठीक है, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन्स, और प्रोवाइड करता है क्या? इम्यूनिटी। समझ गए बात? समझो आगे। हम पढ़ेंगे स्केलेटन टिश्यू। देख रहे हो भाई, आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ऐसे लेट के आराम से। ये स्केलेटन है बेटा। अगर ये स्केलेटन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, बाहर से तो हम इतने सुंदर प्यारे से दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर सेम ऐसा ही कि स्केलेटन है, ये नहीं होता तो आप ऐसे सीधे खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, ये बॉडी आपके हाथ मतलब हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते। किस वजह से? स्केलेटन टिश्यू की वजह से। तो समझो ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो फॉर्म करता है एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ताकि आप सीधे खड़े रहो भाई, काम कर पाओ कुछ भी। इट इज टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। इसमें दो चीजें होती है, पहला बोन और दूसरा कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम ना सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। अब समझते हैं कार्टिलेज क्या होता है एंड बोन क्या होता है, और आपके पेपर में आएगा राइट डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। देखो, बोन इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। भाई बोन जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। एक बात बताओ, ये यहां से लेके जो यहाँ वाला पार्ट है, क्या ये मुड़ सकता है ऐसे बीच में से? नहीं, क्योंकि ये पूरी एक बोन है। लेकिन ऐसे तो मुड़ रहा है क्योंकि ये जॉइंट है। समझ में आई बात? तो जो बोन्स होती हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? सॉल्ट होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। समझ में आ गई बात? 60 to 70%। बोन सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स एम्बेडेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में। अगला है कार्टिलेज। तो दिस टिश्यू इज इलास्टिक। कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। समझो भाई, आप हाथ को यहां से फोल्ड नहीं कर सकते जैसा मैंने बताया, लेकिन जो कान है वो तो फोल्ड हो सकता है, नोज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगली चीज समझो, इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किस लिए होती है इलास्टिसिटी? क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बेटा कोल्ड ड्रिंक प्रोटीन नहीं, क्या? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, और इनके सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। इट इज फाउंड एट द जॉइंट ऑफ बोन्स। कहां पे मिलते हैं ये? बोन्स के जॉइंट्स में मिलते हैं, साथ में नोज में मिलते हैं एंड ईयर में मिलते हैं, और साथ में ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ये चार चीजें याद रखना, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसिबल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और साथ में एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को। समझ में आ गई बात? समझो अब आगे। तो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस दे रखा है। बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं और इनफ्लेक्सिबल होती हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन्स पोरस होती हैं, कार्टिलेज नॉन पोरस होते हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं बोन्स में, लेकिन कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है प्रोटीन का, मिनरल सॉल्ट का, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, क्या? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो ये डिफरेंस है जो आपको याद होना ही चाहिए, इंपोर्टेंट है, ये भी लिखो इसके ऊपर और इसको याद करो अभी के अभी। अब देखो बेटा आगे समझते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर आती हैं दो चीजें, एक आता है लिगामेंट और एक आता है टेंडन। पहले समझते हैं कि लिगामेंट होता क्या है। अगर दो बोन्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ वाली बोन और यहाँ वाली बोन, इन दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा? लिगामेंट। कैसे याद रखोगे? देखो थोड़ी सी ना बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है टेंडन और लिगामेंट याद रखने में। समझते हैं, ऐसे याद रखना बेटा। एक है टेंडन और एक है बेटा लिगामेंट। देखो टेंडन कैसे बना? टेंडन का मतलब होता है जब बोन प्लस मसल, और लिगामेंट बोन प्लस बोन। बेटा अब एक बात बताओ, जब आप दो बोन्स को जोड़ोगे, बेटा बोन्स थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, जब क्या करोगे? ये बोन नहीं बनी है बेटा,
जब आप क्या करोगे, दो बोन्स को जोड़ोगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है और लिगामेंट की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है। लेकिन जब आप एक बोन को और एक मसल को जोड़ोगे तो एक छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है और टेंडन की स्पेलिंग कैसी है, छोटी है। समझ में आई बात? ऐसे याद रख लेना। देखो जो ट्रिक्स होती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो बस याद रहने के लिए होती है कि याद रह जाए चीजें, और इस तरीके से याद रह सकते हैं तो ठीक है फिर, ठीक है। अब समझो आगे, तो लिगामेंट एंड टेंडन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप का है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। दो चीजें हैं, पहला येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको हमने क्या बोला, लिगामेंट, और दूसरा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको हमने क्या बोला, टेंडन, ठीक है। तो लिगामेंट जो होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, एंड टेंडन जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। They are very elastic due to the presence of network of yellow fibers। बोला ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि इसके पास में येलो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इट्स मैट्रिक्स कॉल्ड लिगामेंट, इसके मैट्रिक्स को बोलते हैं लिगामेंट, जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। याद तो आपको यही रखना है, ये काम आएगा, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो टेंडन होते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अबंडेंट व्हाइट फाइबर फॉर्मिंग लेयर्स एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर। तो जो टेंडन्स होते हैं वो इतने ज्यादा इलास्टिक नहीं होते क्योंकि उनके पास व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। बंडल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड टेंडन, और जब इन व्हाइट टिश्यूज के फाइबर्स के बंडल बनते हैं तो उनको हम टेंडन बोलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन को। अब देखो बेटा, एक डायग्राम के थ्रू समझो इस चीज को। देखो यहाँ पे देखना, देखो भाई, ये है टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करना। ये एक मसल है बेटा, ठीक है, और ये एक बोन है, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, कलर चेंज करते हैं ताकि समझ पाओ। देखो ये जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, टेंडन है, यानी कि टेंडन मसल से बोन को जोड़ रहा है। अच्छा अब देखो लिगामेंट, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ठीक है। तो जो बोन से बोन को जोड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो बीच में नजर आ रहा है आपको, ठीक है बेटा, लिगामेंट। समझ में आ गई बात? तो मसल टू बोन टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट, दोनों में डिफरेंस ये तीन याद करने हैं, नंबर मिल जाएंगे आपको। पहली बात, टेंडन जो होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक। लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक। क्यों? क्योंकि इलास्टिक के पास में येलो फाइबर्स होते हैं और इसके पास में व्हाइट फाइबर्स होते हैं। अगली चीज, ज्वाइन करता है मसल टू बोन, ये ज्वाइन करता है बोन टू बोन। ये बना होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर का, और ये बना होता है किसका, व्हाइट एंड साथ में येलो इलास्टिक फाइबर्स का, इससे ज्यादा इलास्टिक है। आगे देखो भाई, अगला है एरियोलर टिश्यू। क्या है अगला, एरियोलर टिश्यू। अब देखो बेटा, जब हमने अभी स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू, तो मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेल्पफुल होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी पोजीशन पर रहें, जैसे किडनीज अपनी पोजीशन पर रहें, लंग्स अपनी पोजीशन पर रहें। तो एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है ये। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, हमारे ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको फिल कर लेता है। एंड फाउंड बिटवीन द स्किन, स्किन के बीच में पाया जाता है, एंड मसल। देखो स्किन है, ये स्किन है, और स्किन के नीचे यहाँ पे मसल है, तो इनके बीच में जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, एरियोलर टिश्यू। अराउंड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के आसपास में पाया जाता है, ठीक है। नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में पाया जाता है। ये सपोर्टिंग होता है और साथ में पैकिंग टिश्यू होता है, हेल्प करता है रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। जब भी कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो टिश्यू रिपेयर करने का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, एरियोलर टिश्यू का होता है। समझ गए? ये डायग्राम में कुछ ऐसा दिखता है आपको, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज ना ऐसे ही दिखते हैं और इतने कलरफुल नहीं होते बॉडी के अंदर, ठीक है, वरना रंगीन दुनिया होती है अंदर से। अब समझो भाई, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो दीज आर ओवल एंड राउंड सेल्स। जो एडिपोज होते हैं कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गोल गोल से, ऐसे लग रहा है कोई खाने की चीज है। एडिपोज टिश्यू होते क्या है, देखो फैट टिश्यूज। आपकी बॉडी में जितना भी फैट है ना, ठीक है, जैसे ये जो जितना भी पार्ट होगा फैट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। इट इज फाउंड इन द सबस्टेनियस लेयर बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो भी लेयर्स होती है उन्हें भरा हुआ होता है, अराउंड द हार्ट, हार्ट के आसपास होता है ताकि उसको इंजरी ना हो जाए, जर्क ना लगे कोई भी, एंड साथ में ब्रेन के आसपास में होता है, ठीक है, ताकि अगर ऐसे झटका लगता है, कुछ भी होता है, तो ब्रेन को इंजरी ना हो जाए। तो उसके आसपास में क्या है, फैट भरा हुआ है, एडिपोज टिश्यू है। साथ में आई बॉल, हमारी जो आईज हैं उसके साथ में भी क्या है, बहुत सारा फैट है। एंड इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और प्रिवेंट करता है कि हमारी बॉडी से जो हीट है वो रिलीज ना हो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह पाए।
अगली चीज, इट सर्व एज द फैट रिजर्वियर। भाई क्या करता है ये, पहली बात तो फैट जितना भी होता है उसको स्टोर रखता है और साथ में बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कीप विसरल ऑर्गन इन पोजीशन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पोजीशन में रखने के लिए हेल्पफुल होता है कौन, एडिपोज टिश्यू। अब समझते हैं आगे। अब देखो भाई, अब आपने इतना टिश्यू 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 पढ़ लिया, बार बार टिश्यू टिश्यू पढ़ते जा रहे हो, अब तुम्हारे सामने कोई टिश्यू बोलेगा तो ये टिश्यू पेपर वाला टिश्यू याद ही नहीं आएगा आपको ये सब याद आएगा। आपने ऐसे ऐसे डायग्राम देखे हैं अभी, समझ रहे हो, तो आपके मन में ये वाला टिश्यू आएगा। देखो ये टिश्यू आएगा, ये टिश्यू आएगा ना, इतना जंजाल भरा हुआ नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, ये वाला टिश्यू तो आएगा ही नहीं। समझे बात? आगे बढ़ते हैं भाई। अब है मस्कुलर टिश्यू। क्या है बेटा? मस्कुलर टिश्यू। तो हम दो पार्ट खत्म कर चुके हैं, दो टॉपिक, पहला एपिथेलियम और दूसरा कनेक्टिव। बहुत इजीली हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो पाती किसकी वजह से? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। अगर मस्कुलर टिश्यूज नहीं होते तो हम ये कर ही नहीं पाते, हाथ है ना, हाथ में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाता, हम ऐसे चल ही नहीं पाते, हम आराम से चल पाते हैं, घूम पाते हैं, कुछ भी, हमारी नेक की मूवमेंट नहीं हो पाती। समझे? किस वजह से हो पा रही है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। अगली चीज, दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये? लॉन्ग फाइबर जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड रिलैक्स कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड रिलैक्स कर सकते हो। किसकी हेल्प से? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। इसमें दो चीजें होती हैं, दो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। क्या नाम है बेटा? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन होते क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है, वो 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझो, बस नाम याद रखना, एक्टिन एंड मायोसिन। समझो भाई, मसल्स की अगर हम टाइप की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कार्डियक मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल एंड तीसरा होता है स्केलेटल मसल। देखो भाई, समझते हैं। कार्डियक मतलब तो हार्ट होता है ना, तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? हार्ट की मसल्स को हम बोल देते हैं कार्डियक मसल। स्मूथ मसल कहाँ पे होती है? जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वहां पे होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स। अगली चीज, स्केलेटल मसल। देखो, स्केलेटल मसल कहाँ पे होती है? ये होती है स्केलेटल वाले पार्ट में पूरे में। ठीक है, अब समझते हैं इनके बारे में पूरा, क्वेश्चन क्या है और लिखने कैसे है। तो स्केलेटल मसल, दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये जो मसल्स होती हैं ये क्या शो करती हैं? देखो, जैसे मान लो ये मसल है और यहाँ पे इस तरीके से डार्क बैंड, फिर खाली जगह, फिर डार्क बैंड, फिर डार्क बैंड, तो अल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट, डार्क, ये इस तरीके से अरेंज होती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं क्या? स्ट्रिप्टेड, यानी कि स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, एक डार्क की, एक लाइट की, एक डार्क की और फिर एक लाइट की। हमने बोला कैसी होती हैं? स्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं। देयर आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा के हिसाब से चलती हैं। हम चाहेंगे मूव कराना तो करेंगी, हम नहीं चाहेंगे तो मूव नहीं करेंगे। हाथों की मसल्स, भाई मेरी मर्जी में हाथों की मूवमेंट करा रही हूँ, अपनी मर्जी से करा रही हूँ, तो ये वॉलेंट्री मसल है, हमारी इच्छा के हिसाब से चलेंगी। ठीक है, बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल, हमारी इच्छा के कंट्रोल में चलती हैं ये। मसल फाइबर्स और सेल्स आर लॉन्ग, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच। कैसी होती हैं ये? लंबी लंबी होती हैं, अनब्रांच होती हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। Each fiber is enclosed by thin membrane which is called sarcolemma। देखो, जैसे हमने सेल चैप्टर पढ़ लिया, उसकी जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्लाज्मा लेमा बोला था हमने, वैसे ही सेम इनके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। समझ गए बेटा इतनी बात? तो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इट्स साइटोप्लाज्म इट कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। भाई जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। एक बात सोचो, अगर मैं कंटिन्यू अपने फोन को ऐसे करके खड़े रहूं तो मैं कब तक खड़ी रह सकती हूँ? आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे। उसके बाद में मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा और मुझे लगता है आधे घंटे बाद ही शायद दर्द हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये थक जाती हैं। स्केलेटल मसल्स को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, थकती हैं।
अगली बात समझते हैं। अगला है कार्डियक मसल्स। स्पेशल मसल्स हैं भाई, ये स्पेशल कहाँ पे होती है? ये हार्ट में होती हैं। देखो क्या क्या चीजें होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं चलती कि भाई दिल जो है ना थक गया है धड़कते धड़कते, अब वो ना लबडब वाला साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, आज वो रेस्ट करेगा, संडे है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। अगर वो रुक जाएगा तो आप भी रुक जाओगे। समझे बात? तो ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे मन के हिसाब से नहीं चलती कि आज काम नहीं करना तो आज दिल को भी बोल देते हैं तेरी भी छुट्टी, नहीं। ठीक है। ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। कहाँ पे मिलती हैं ये? हार्ट के वॉल्स पे मिलती हैं। एंड दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं ये? इनमें सिर्फ एक एक न्यूक्लियस होता है, ये ब्रांच्ड होती हैं। देखो कैसे, इस तरीके से। देखो भाई कैसे ब्रांच होती हैं। ये एक मसल है, दूसरी ब्रांच मतलब दूसरी मसल इसी से निकली हुई है, इस तरीके से ब्रांचिंग बनी हुई होती है इनमें। ब्रांचेस आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। किससे ब्रांच होती है ये जो डिस्क दिख रही है इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इन दिस मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ टाइम इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है और ये कभी भी थकती नहीं है, कभी भी ये टायर्ड नहीं होते। ठीक है, अब समझते हैं बेटा आगे। अब ये स्मूथ मसल्स कहां पर होती है? स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स में होती हैं और ये स्मूथ होती हैं। ठीक है, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। समझते हैं। दे डू नॉट शो एनी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इनके ऊपर कोई भी लाइट बैंड डार्क बैंड जैसी चीज नहीं होती, इसलिए हम इनको बोल देते हैं नॉन स्ट्रिप्टेड मसल्स। अगली चीज, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। कैसी मसल होती हैं ये? इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, इनको आप स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हो, यानी कि आपके विल में नहीं होती, आपकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करती। These muscle fiber are uninucleated, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है और ये स्पिंडल शेप की होती है, यानी ऐसी होती है। देखो इस तरीके से होती है स्पिंडल शेप की, आगे पीछे से टेपरिंग एंड्स होते हैं और बीच में से वाइड होती है। दे कंस्टिट्यूएंट इंटरनल ऑर्गन। कहां पर होती है? इंटरनल ऑर्गन में, जैसे कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में और आइरिस ऑफ आई में। समझ के बाद अगली चीज, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। देखो समझते हैं होती क्या है मूवमेंट। बेटा आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब देखो कैसे, ये बहुत ही पतला सा पाइप है, बहुत पतला। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बहुत पतला है ना, नहीं दिखेगा, तो बहुत ही पतला सा पाइप है। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई फूड पार्टिकल जाएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे ये बहुत पतला पाइप है, अब क्योंकि आपको दिख नहीं रहा तो मैंने हाथ ऐसे लगा दिया। अब देखो हो गया, ये फूड पार्टिकल है, जैसे ये फूड पार्टिकल इसमें जाएगा तो जहां फूड पार्टिकल गया वहां से तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, फिर जब नीचे चला गया तो उस वाले पार्ट का रिलैक्सेशन हो गया, फिर नीचे जहां जाएगा वहां कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से होता क्या है, इस पाइप में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। ठीक है, और ये मूवमेंट होती कहां पर है? ये होती है हमारे ईसोफेगस के अंदर। कहां पर होती है बेटा? ईसोफेगस के अंदर होती है, और ये स्मूथ मसल्स ही होती है जो ऐसी मूवमेंट्स करा रही होती है। समझो, अब यहाँ पे मेन फीचर्स दे रखे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, विद डायग्राम दे रखे हैं। आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख के आना है। समझ के बाद समझो भाई, नर्वस टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के लिए भी और लाइफ के लिए भी। अब समझो कैसे, जैसे मान लो आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो एक जगह पे, कोई भागता हुआ है आप एक चांटा मार के चला जाए तो पता चलेगा या फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ? अब देखो किसी ने एक चांटा मारा तो आपको पहले पता चलेगा ओ लगी है, दूसरी बात आपको पता चलेगा इस बंदे ने मारा। कैसे पता चला? क्योंकि सिग्नल्स गए, और सिग्नल किसके थ्रू गए बेटा? इसके थ्रू। ये डायग्राम दिख रहा है, इसके थ्रू। क्या है ये है आपका न्यूरॉन। क्या है ये? न्यूरॉन। समझते हैं न्यूरॉन क्या होता है? तो दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ये, जिसकी वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो एबल होते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए किसी भी स्टिमुलाई के लिए। अगर बहुत ठंड होगी तो हमें वो चीज फील होगी, बहुत गर्मी होगी तो फील होगी। किस वजह से होगी? क्योंकि हमारे पास है नर्वस टिश्यूज जो कि ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं और हमें पता लग रही है कि ये चीज हो पा रही है। समझ में आ गई बात? अगर किसी ह्यूमन के अंदर नर्वस टिश्यूज काम करना बंद कर दे तो उसको कोई चीज फील नहीं होगी। आप उसके सामने ना अपना दुख रो के चले जाओ, डांस करके चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, उसको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा कैसा दिखता है ये। तो सबसे पहली बात, इसके पास होते हैं क्या? डेंड्राइट्स। यानी ये जो हेयर लेके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा आपको, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस और होता है क्या? साइटोन। साइटोन मतलब सेल बॉडी या फिर सोमा बोल सकते हो, लिख लेना। फिर एक स्ट्रक्चर लिखना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है पूरी। ठीक है, किसकी होती है कवरिंग? वो होती है माइलिन शीट की। अब ये चीज समझाने के लिए
तो होता क्या है कि ये है आपका एक्सोन। क्या ये आपका एक्सोन, और एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट कुछ इस तरीके से चढ़ी हुई होती है। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट कुछ इस तरीके से रैप हो रखी होती है। बेटा बस ये फट ना जाए पेपर, ठीक है। समझ में आई बात? इतना काफी, इतना समझ में आ जाएगा। अब देखो सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, ये है साइटोन, इसके अंदर न्यूक्लियस, फिर ये एक्सोन, येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है, येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है वो एक्सोन, उसके ऊपर माइलिन शीट इस तरीके से चढ़ी है। अब मैंने ये चीज आपको क्यों समझाई, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि एक्सोन के ऊपर, देखो बेटा, एक्सोन के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा हुआ होता है माइलिन शीट, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लगी होती, इस तरीके से अरेंज हो रखी होती है, घूमी हुई होती है, पूरी रैप हो रखी होती है माइलिन शीट। समझ में आ गई बात? अब बेटा फटाफट से इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं और फिर आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा आज का। अच्छा देखो बेटा, एक और मीम, हमारी क्लास बिना मीम के खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद समझो भाई पढ़ के, क्या लिखा हुआ है? लिखा है योर न्यूरॉन व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट न्यूरॉन। तो जैसे ही आपने न्यूरॉन पढ़ा ना, तो आपके न्यूरॉन के पास में सिग्नल गया होगा कि ओ न्यूरॉन पढ़ रहे हैं आज हम। समझे बात? अब देखो समझो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो सेल बॉडी इन साइटो इज साइटोन, सेल बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन, और वो कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस राइजिंग फ्रॉम साइटोन, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है, विच आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डेंड्राइट। समझ में आ गई बात? यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डेंड्रोन है, और इसी में से जो छोटे छोटे निकल जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। एक्सोन इज अ लॉन्ग, एक्सोन क्या है, एक लंबा सा टेल लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा टेल लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माइलिन शीट ने क्या कर रखा है, रैप कर रखा है, विद फाइन ब्रांचेस एट द एंड एंड कवर्ड बाय अ शीट, जिसको आप क्या बोलते हो, माइलिन शीट बोलते हो, ठीक है। The signals that pass along the nerve fiber is called the nerve impulse. ऐसे signals जो nerve fiber से जा रहे होते हैं उनको हम nerve impulse बोलते हैं। Nerve ending of one neuron is very closely placed to the dendron of the second one. देखो एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बोलना चाहते हैं ये? इन्होंने बोला कि भाई ये एक न्यूरॉन है आपका, ठीक है, इस तरीके से, ये यहाँ पर डेंड्राइट बने होते हैं ऐसे करके, और बीच में न्यूक्लियस होता है। अब जो सेकेंड वाला न्यूरॉन होगा वो किस तरीके से अरेंज होगा बेटा, ये इस तरीके से अरेंज होगा, देखो कैसे, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ कि जैसे ही इसमें से सिग्नल आएंगे तुरंत दूसरे वाले के पास चले जाएं। जैसे मान लो अगर मैंने अपने यहाँ पर पेन को वो किया, ठीक है, चुबाया, तो यहाँ से सिग्नल्स आएंगे ना, तो इस तरीके से होंगे कि एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन बिल्कुल पास पास में जुड़े होंगे ताकि सिग्नल बहुत जल्दी पहुंचे। सोचो आपने कुछ गर्म चीज को टच किया और आप जल गए, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि वो जल चुके हैं, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जैसे ही आपने गर्म चीज को टच किया, आपके पास सिग्नल्स पहुंचने चाहिए कि ओ ये क्या हो रहा है, हाथ को हटा लो यहाँ से। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बहुत पास पास में होते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। भाई हमने टिश्यू के 2 पार्ट्स किए, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से हमने चैप्टर को खत्म कर लिया है। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे बहुत प्यारे तरीके से। एक 1 शॉर्ट वीडियो आएगी आपके पास में, आप कमेंट में लिख देना जो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। समझ गए? बस इस तरीके से पढ़ते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।